हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑप्शनली आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आपको समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज किया गया है, या फिर उसकी मीनिंग अलग अलग हो जाती है। आप डिस्टर्ब हो जाते हो। जैसे बिसाइड, बिसाइड्स। ग्रामेटिकली तो हम इसको जानेंगे ही आगे कि ये क्या है, लेकिन पहले हम इसके यूजेज आज जान लेते हैं ये क्या है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स और साथ साथ में कुछ रेडीमेड डायलॉग्स भी रटेंगे जो आपके स्पीकिंग को इन्हेंस करेंगे, स्पीकिंग को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको सबसे पहला टॉपिक हमारा पहला ही है, आपको एज वेल एज, एज वेल एज, ये आपने बहुत बार सुना होगा। ये आपने बहुत बार सुना होगा एज वेल एज। इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, तो आज हम जानेंगे इसका यूज क्या है। एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है इट हैज़ अ सिमिलर मीनिंग टू नॉट ओनली बट आल्सो। इट हैज़ अ सिमिलर मीनिंग टू नॉट ओनली बट आल्सो, मतलब इसका काम वही है जो नॉट ओनली बट आल्सो का है। अब आपके तो पल्ले पढ़ ही नहीं रहा होगा कि नॉट ओनली बट आल्सो का ही मतलब क्या है ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। आपकी भाषा में क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, जैसे कह लो और तो और, या फिर ना सिर्फ यही बल्कि ये भी होता है ना सिर्फ यही बल्कि ये भी। ये आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। इसका मतलब चाहे कह लो और तो और, या फिर कह लो ना सिर्फ यही बल्कि ये भी, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, ये सब इसकी हिंदी मीनिंग है, इसका मतलब होता है। ठीक, और इंग्लिश में आप लिख सकते हो इट हैज सिमिलर मीनिंग टू नॉट ओनली बट आल्सो, मतलब ये इसका मीनिंग है। इट हैज़ सिमिलर मीनिंग टू नॉट ओनली बट आल्सो, मतलब इसका मतलब सेम वैसे ही जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का है। तो आपके तो यही समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? आपके तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है, तो इसकी क्या समझ में आएगी। तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसका मतलब है और तो और, समझ लो ऐसे। ये बड़ा समझ में आता है आपको, वाह। और तो और, या फिर इसके अलावा, इसके अलावा। ठीक, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे कहना हुआ कि शी हैज गॉट अ गोट। ये गॉट अलग है, ठीक, इसका मतलब होता है पोजीशन है, ये फाइंड से लेना देना है इसका। एज वेल एज 5 कैट्स। देखो, इसका मतलब हुआ उसके पास एक बकरी तो है ही, इसके अलावा या और तो और 5 बिल्लियां भी हैं। उसके पास एक बकरी तो है, इसके अलावा या फिर और तो और 5 बिल्लियां भी हैं। तो इसी और तो और या इसके अलावा की जगह पे हमने लगा दिया एज वेल एज। क्या लगा दिया? एज वेल एज। तो एज वेल एज का मतलब और तो और या फिर इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। गॉट इट? और एक एग्जांपल देखो, नोट कर लो, नोट डाउन। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो। लिख लिए? ओके। जैसे एक एग्जांपल और देखो, ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर एज वेल एज नाइस। ही इज क्लेवर, अरे नहीं, कोई पक्षपात नहीं, चलो सी लगा दे रहे हैं, उसमें क्या है। मतलब सी की जगह पे गोट और कैट की बात हो रही है, ही की जगह पे क्लेवर और नाइस की बात हो रही है। देखिए, हमारे लिए दोनों बराबर है, चाहे ही हो या सी हो,
ठीक है, हमारे लिए आप दोनों बराबर हैं। हाँ, तो सी और ही से मतलब नहीं है, सी भी क्लेवर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्लेवर नाइस सब बराबर हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल, क्लेवर ब्यूटी विद ब्रेन हो, बिल्कुल ब्यूटी विद, वो तो एक कहावत है, ठीक है, कि जिसके दिमाग, हाँ जो ब्यूटी है जिसके पास, उसके पास ब्रेन नहीं, वो सिर्फ कहावतें हैं, उस पर आप नहीं, होता है, सब सही है। ठीक है, शी इज क्लेवर एज वेल एज नाइस, नहीं ये एग्जाम्पल यहाँ फिल्टर वाला नाइस नहीं है, फिल्टर वाला नाइस है, शांत रहो। ठीक, शी इज क्लेवर एज वेल एज नाइस। अब यहाँ एज वेल एज का मतलब है कि वो चालाक के साथ साथ नाइस भी है, बढ़िया है, अच्छा है, सुंदर है। ठीक है, वो चालाक के साथ साथ नाइस भी है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, और तो और वो चालाक तो है ही, और तो और सुंदर भी है, अच्छा है, अच्छी है, जो भी है आप अपने हिसाब से लगा लो। ठीक है, वो चालाक तो है ही, और तो और सुंदर भी है। अब चाहे फिल्टर मार के हो, चाहे जैसे हो, नाउ इट्स अप टू यू। ठीक, हाँ, द बॉल इज इन योर कोर्ट एट, हाँ समझ लो इसका मतलब, जैसे कहना हुआ कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं इंग्लिश में, इट्स अप टू यू, नाउ इट्स अप टू यू, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। कैसे बोलेंगे? हाँ, बीच, अभी मैंने कहा ना बीच बीच में रेडीमेड डायलॉग भी पढ़ते रहेंगे कुछ, जिससे आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। या फिर इसी को कह सकते हो, द बॉल इज इन योर कोर्ट यार्ड, द बॉल इज इन योर कोर्ट यार्ड, मतलब अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। जैसे कहना हुआ कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तो आप कह सकते हो इट्स अप टू यू, या फिर आप और स्टाइलिश बोलना है आपको, तो द बॉल इज इन योर कोर्ट यार्ड। ठीक, और ये कहना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, हिंदी में जैसे बोलते हैं ना क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो एज वेल एज का मतलब होता है इसके साथ साथ, या इसके अलावा, या और तो और। जैसे हमने लिखा है शी इज एज वेल एज नाइस, वो शी इज क्लेवर एज वेल एज नाइस, वो क्लेवर, चतुर, चालाक तो है ही, और तो और सुंदर भी है। तो एज वेल एज का मतलब समझ में आ गया। ये भी, ये डायलॉग हैं, ये आप रट लो, 3-4 बार आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश जो है बोलने से ही आती है, आपको बोलना पड़ेगा इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ऐसे आपको रटना पड़ेगा, तब आपको, हाँ आपकी जुबान पे आ जाएगी, वो आपके जुबान पे एकदम सेट हो जाएगी अपने आप। कहीं भी आप बोलेंगे वो आपकी जुबान लड़खड़ाएगी नहीं। नहीं तो आपको आता रहता है इंग्लिश, आप बोलते वक्त कोशिश किए होंगे तो आपको इंग्लिश आती है, आप उसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, लेकिन जब बोलना होता है तो आपके जुबान पे आती ही नहीं, या जुबान लड़खड़ा, स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ाना, इंग्लिश में स्टम्बलिंग बोलते हैं। ठीक है, हाँ, लड़खड़ाना को इंग्लिश में स्टम्बलिंग बोलते हैं। तो आपकी ज़बान जो है स्टम्बल हो जाती है और लड़खड़ा जाती है। तो इसलिए क्या, इसके प्रैक्टिस के इसको बार बार बोलना पड़ेगा, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, या फिर द बॉल इज इन योर कोर्ट यार्ड, द बॉल इज इन योर कोर्ट यार्ड, द बॉल इज इन योर कोर्ट यार्ड। ऐसे 2-3 बार जब आप बोलोगे, तेज तेज बोलोगे, तो आपकी ज़बान पे वो सेट हो जाएगा। फिर जब किसी के सामने बोलना होगा तो आप आराम से बोल लोगे। नहीं, इतना भी नहीं बोल लेना है कि मतलब मांगना है कि मुझे एक कप चाय दीजिए, तो वहाँ पर द बॉल इज इन योर कोर्ट यार्ड निकल रहा है मुँह से आपके, तो इतना भी नहीं बोलना है। ठीक है, हाँ, नाउ नोट डाउन प्लीज। ओके, पॉज करके लिख लेना। एक चीज और बता दें, इस एज वेल एज के बाद अगर कोई वर्ब आती है
इस एज विल एज के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही होगी। इस एज विल एज के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही होगी। एक्शन वर्ब, वर्ब में अलग अलग वर्ब हैं। जब वर्ब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा पोजीशन वर्ब, स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव, ये सब जो हैं, हाँ ये सारी चीज़ें आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी आप ये समझिए एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब उसे कहते हैं जिसके फॉर्म्स आप बदलते हो। ठीक है, जो कर रहे हो, जो कर रहे हो उसे एक्शन वर्ब, जैसे उठना बैठना, रोना खाना पीना, नहाना धोना चलना, ये सब एक्शन वर्ब है। जो क्रिया आप कर रहे हो वो एक्शन वर्ब है। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल समझिए, ऐसे मान लीजिए कोई स्मोक कर रहा हो, सिगरेट बीड़ी धूम्रपान कर रहा हो, और आप उसके पास पहुंच गए, आप उसको ज्ञान देने लगे कि भैया स्मोकिंग जो है ये डेंजरस तो है ही, लेकिन बदबू भी आती है। आप उसको ज्ञान देने लगे। हाँ, सबको मत देना, नहीं तो कुछ घुमा के 2-3 हाथ भी दे देंगे। ठीक है, तो ये बेवड़ों का कोई भरोसा है नहीं, बेवड़े हुए नशेड़ी हुए जो स्मोकर, हाँ नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन गलत बात है, बैड हैबिट है। तो सबको ज्ञान मत दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए। हाँ, हमारा तो काम है, हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक शिक्षक हैं, समाज में व्याप्त कमियों पर प्रकाश डालना हमारा भी धर्म है, हमारा भी काम है। तो जैसे कोई स्मोक कर रहा है, आप वो स्मोकर के पास गए, आप बताए कि भैया स्मोकिंग करना डेंजरस तो है ही, लेकिन साथ में ये बदबू भी आती है। ज्ञान देते हैं। कुछ दोस्त आपस में ही अपने में ही ज्ञान देने लगते हैं। जैसे 3-4 दोस्त मिलके बैठे थे आपस में, दारू वारू पिए, शराब अल्कोहल, उसके बाद फिर बढ़िया रजनीगंधा तुलसी मिला के बढ़िया पूरा खाने के बाद दूसरे वाले साथी खूब पीने के बाद सिगरेट का फूंक मारते हुए दूसरे वाले साथी से कह रहे मैगी मत खाया कर बे, मैदा होता है, नुकसान करता है। अब बताओ, जो पिए हो वो नुकसान नहीं करता? तो 2 पैग अंदर बंदा सिकंदर। फिर हाँ, तो आप जैसे ये ज्ञान देना, स्मोकिंग डेंजरस तो है ही, साथ साथ ये स्मेल आती है, तो स्मोकिंग इज डेंजरस एज वेल एज मेकिंग यू स्मेल बैड। अब देखो, यहाँ एज वेल एज आया, इसके बाद जो भी वर्ब आई इसमें आईएनजी लग गया। तो कहने का मतलब एज वेल एज के बाद अगर कोई वर्ब आएगी, कोई भी वर्ब आएगी, एज वेल के बाद अगर कोई भी वर्ब आती है तो उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। ठीक, क्लियर? नोट डाउन, लिख लो। हाँ, आप लोग लिखने में बहुत आगे हो गया? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इसको। बाथ एंड बेथ। बाथ एंड बेथ, ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपको, तो शॉर्ट में समझिए, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। ये है बाथ, ये है बेथ। ये अमेरिकन इंग्लिश में इसका यूज ही नहीं होता। हकीकत तो ये अमेरिकन इंग्लिश में इसका यूज ही नहीं होता। क्यों? बाथ मतलब होता है नहलाना। बाथ मतलब क्या होता है? नहलाना। बाथ का मतलब नहाना से नहीं है, बाथ का मतलब नहलाना से है। ठीक है, क्योंकि इट कैन हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, बाथ अगर शब्द लगाते हो, जैसे इट इज योर टर्न टू बाथ बेबी। बेबी को नहलाने की बारी आज तुम्हारी है। हाँ, आएगा, ये दिन भी आएगा, परेशान ना हो। ठीक है, इट इज योर टर्न टू बाथ बेबी। यहाँ बात के बाद बेबी वर्ड मतलब शिशु, बच्चा,
ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है तो इसका मतलब होता है नहलाना। बात का मतलब क्या होता है? नहलाना। अब आप सोच रहे हो कि अभी तक तो हम नहाना से इसका मतलब निकालते थे। ये ब्रिटिश इंग्लिश में आता है, अमेरिकन इंग्लिश में बहुत कम यूज होता है, रियली यूज होता ही नहीं है। इसको स्विच ऑफ करो तो बंद कर दो इसको। बात का मतलब आप हमेशा देखे होंगे इसके पहले टेक या हैव का यूज होता है, टेक या हैव का यूज होता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक बाथ, आई एम गोइंग टू टेक बाथ, ठीक। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ या फिर टेक बाथ। हमेशा याद रखना है इसके पहले टेक या हैव का यूज होता है, इसके पहले हमेशा टेक या हैव का यूज होता है, इसके पहले हमेशा टेक या हैव का यूज होता है। अगर टेक या हैव आपने नहीं लगाया तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है नहलाना। अगर आपने ऐसे लिख दिया कि आई एम गोइंग बाथ, आई एम गोइंग बाथ, तो ये रेदर इनफॉर्मल माना जाएगा, ये मतलब अनौपचारिक है, सही नहीं है। आई एम गोइंग टू बाथ अगर आपने लिखा है, टू लगे हैं, आई एम गोइंग टू बाथ, तो ये सही नहीं है। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको? आई एम गोइंग टू टेक बाथ। क्या? आई एम गोइंग टू टेक बाथ, आई एम गोइंग टू टेक बाथ, ठीक है। तो हमेशा इसके पहले टेक या हैव का यूज होता है, तब इसका अर्थ हो जाएगा नहाना। अगर आपने ये नहीं लगाया तब इसका अर्थ हो जाएगा नहलाना। फिर इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज होगा, आई एम गोइंग टू बाथ। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बात क्या, फिर जानवर नहलाओगे, ठीक है, काऊ यही होगा फिर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए इसको समझ लेते हैं, ये क्या है बेद, ठीक। हाँ, ये अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, लेकिन ये ज़्यादातर इसका सेंस धुलने से होता है। कपड़ा धुलने से नहीं, याद रखना, कपड़ा धुलने से इसका कोई सेंस नहीं है। नहाने से ही हमने धुलना इसलिए लिख दिया कि आप समझो पहले बात को। हमने इसको इसलिए यहाँ पे धुलना लिख दिया, धुलना, बाकी कपड़ा धुलना नहीं है, नहाने से। ये किसी बॉडी के किसी भी पार्ट पर पानी डालना जो कि आपको हर्ट करता हो, कोई भी बॉडी पार्ट है जो आपका हर्ट हुआ हो उस पर पानी डालना हुआ, या किसी भी बॉडी पार्ट पर पानी डालना बेद कहलाता है। जैसे कोई आ रहा है, आपने देखा कि उसकी आंखें लाल हैं, तो आप उससे कहते हो कि भाई यार तुम्हारी दोनों आंखें काफ़ी लाल हैं, तुम्हें आँख धुल लेना चाहिए, तुम्हें अपनी आँख धुल लेना चाहिए। तो यहाँ फिर इसका यूज होगा, जैसे कहना हुआ कि योर आईज आर रेड, योर आईज आर रेड, वेरी रेड लिख दो थोड़ा सा, योर आईज आर, हाँ क्योंकि पता चले सो के आ रहा है। योर आईज आर वेरी रेड, आपकी आंखें काफी लाल हैं। यू ought to, इसका यूज हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ought to का मतलब ये इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। हाँ, कर्तव्य, हाँ सही, कर्तव्य बोध के लिए। समझदार हो कुछ लोग, पढ़ें। यू ought to bathe them, ठीक, यू ought to bathe them। आपकी आंखें लाल है, आपको उसे धुल लेना चाहिए। तो आ गया ना धुलने का सेंस। तो बॉडी के किसी पार्ट पर पानी डालना, पानी से धुलना। जैसे आपकी उंगली यहाँ कट गई या कुछ हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे धुलने का या पानी से इसको धुलने का क्या होगा? बेद। इसका वर्ड, इस वर्ड का आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हो गया, नोट कर लिए। मैं इसलिए जल्दी इरेज करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपकी आत्मा में शांति नहीं, मतलब छटपटाते रहते हो। मैं समझा रहा हूँ, समझना तो दूर, आप सुनना भी नहीं चाहते हो, आप डायरेक्ट साथ में लिखते चलते हो, तो इसलिए मैं तुरंत इरेज कर देता हूँ। मैंने बताया था ना, आप स्कूटर की तरह हो, उसमें भी चैन नहीं होती और आप भी बेचैन रहते हो। नेक्स्ट है आस्क और आस्क फॉर। आस्क और आस्क फॉर, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आस्क एंड आस्क फॉर।
आस्क एंड मार्कर नहीं, नया मार्कर रखना था यहाँ पे, ये क्या रख दिए, मार्कर में भी कंजूसी, क्या है, हद कर दिए तुम तो। आस्क एंड आस्क फॉर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंसेस बिटवीन आस्क एंड आस्क फॉर। आस्क का मतलब होता है, आस्क का हिंदी मतलब होता है पूछना। आस्क का हिंदी मतलब क्या होता है, पूछना। और आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आस्क का हिंदी मतलब पूछना, आस्क फॉर का मतलब मांगना, ठीक, ओके। इसको 1 मिनट इरेज कर देते हैं ऊपर वाला, फिर ठीक, कोई दिक्कत, हाँ हाँ आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब होता है, समझ लो, आस्क का मतलब होता है आस्क somebody टू टेल समथिंग, ठीक, आस्क somebody टू टेल समथिंग। इसका मतलब होता है आस्क somebody टू गिव समथिंग। हिंदी वाला आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है, हिंदी में ही समझो। इसका मतलब होता है पूछना, मतलब आप किसी से कुछ पूछते हो कि आपको वो बताए। मैंने इंग्लिश में आपको थोड़ा, मैंने कहा ना कि स्टाइलिश इंग्लिश आप सीखो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपसे कोई पूछा, आस्क मतलब क्या होता है, आस्क का यूज कहाँ होता है, आप कहे आस्क माने पूछना, तो लगेगा कि भाई आप फिर वही प्राइमरी से पढ़ के आए हो, 1 2 3 4 बोला, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज यूज ऑफ आस्क या व्हाट इज मीनिंग ऑफ आस्क, आप तुरंत ये रिप्लाई करो, आस्क समबडी टू टेल समथिंग, इंप्रेशन बनेगा आपको। आपने रिप्लाई किया आस्क समबडी टू टेल समथिंग, तुरंत क्या, चाय पिला इसको, चाय पिला, है कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछ रहा आस्क फॉर, आपने कहा मांगना, तो 2 रुपए दे के ही जाएगा, लो जाओ। लेकिन आपने वही कह दिया आस्क समबडी टू गिव समथिंग, दूध ला, भाई के लिए दूध ला, इंप्रेशन अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये मैंने इसलिए इंग्लिश में, इसको नोट कर लो आप, लेकिन आप समझोगे तो हिंदी में। आस्क मतलब पूछना, और आस्क फॉर मतलब मांगना। आस्क मतलब पूछना, आस्क फॉर मतलब मांगना, ठीक है। एग्जाम्पल समझो। I didn't ask, मैंने उससे नहीं पूछा। आगे तो लंबा सेंटेंस बहुत आपको, आई डिडंट आस्क हिम अबाउट माई बुक, कुछ भी, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम, हाँ टाइम बचाने के लिए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाए। आई डिडंट आस्क, मैंने उससे नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा। और यहाँ एग्जाम्पल देखो, आई आस्क हिम फॉर मनी, आई आस्क हिम फॉर मनी, मैंने उससे पैसे मांगे। यहाँ याद रखना, आस्क फॉर के बीच में ही जो ऑब्जेक्ट डालना होगा डालना पड़ेगा, हिम, मी, ठीक, यू, देम, जो भी डालना होगा आस्क और फॉर के बीच में ही डाला जाता है। तो आई आस्क फॉर हिम मनी, मैंने उससे पैसे मांगे, ठीक है। ही आस्क मी फॉर बुक, उसने मुझसे, वह मुझसे किताब मांगता है, बुक्स मांगता है। आई आस्क हिम फॉर मनी, मैं उससे पैसे मांगता हूँ। ही आस्क मी फॉर बुक, वो मुझसे किताबें मांगता है। तो यहाँ मांगने के सेंस में, लो लिख देखता हूँ यार, तुम तो इसी के चक्कर में पड़े, मांगना, ठीक, पूछना, लो, लो, पड़ गई कलेजे में ठंडक, मिल गई तसल्ली, लिखो ये भी, मांगना, पूछना, ओके।
आई एम गोना इरेज इट। घर पे जाके वीडियो में देख लेना, पॉज करके लिख लेना, ठीक। नेक्स्ट, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड, ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक। इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में। हाँ, आपकी हिंदी में लिख रहा हूं, आप में छटपटाए नहीं तुम्हारी, बगल में यानी नेक्स्ट टू, सिमिलर मीनिंग नेक्स्ट टू। इसका मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा आपके पास कुछ है, ठीक। बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक। समझ में आया? इसका मतलब बगल में, मतलब एट द साइड, आपके बगल में कोई बैठा है, एट द साइड, इसका मतलब अतिरिक्त। बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त, ठीक है, मतलब आपके पास कोई चीज़ें एक्स्ट्रा है। अभी जैसे मैं कहना हुआ हु इज सिटिंग बिसाइड यू दिस गाय, जैसे आपके बगल में लड़का कौन बैठा है, आपकी बगल में लड़का कौन बैठा है, तो ये बिसाइड के, हु इज सिटिंग, हु इज सिटिंग बिसाइड यू दिस गाय। अरे वो वाला गाय नहीं, लड़का। हु इज सिटिंग बिसाइड यू दिस गाय, मतलब ये लड़का आपके बगल में कौन बैठा है। क्या बात है भैया, कोई दिक्कत है, परेशानी है? ऐसे बैठे हो, ऐसे मुंह बनाकर मैं खुद डिमोरलाइज हो जाता हूँ कि भैया क्या बात है, बड़ा सीरियस आईसीयू वगैरह में जाना पड़ेगा। हाँ, आराम से बैठो। हु इज सिटिंग बिसाइड यू, ये आपके बगल में लड़का कौन बैठा है, यहाँ कौन सा बिसाइड होगा, ये वाला, ठीक। और इसका मतलब होता है अतिरिक्त। एग्जाम्पल इसका भी समझ लें, अगर ठीक से बैठोगे तो। हाँ, तो बैठो। वे एज वेल एज की तरह ही इसका अतिरिक्त, ठीक। जैसे कहना हुआ इस बुक के अलावा मेरे पास एक पेन भी है, बिसाइड्स दिस बुक आई हैव अ पेन, मतलब इस बुक के अलावा या इस बुक के अतिरिक्त मेरे पास एक पेन भी है। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त या इसके अलावा, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। क्लियर है? गॉट इट है? गॉट इट? ओके।